हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की आपकी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो एग्रीगेट है। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट एग्रीगेट की ये पहली क्लास है। सीटी की ओवरऑल दूसरी क्लास है। अब इस क्लास में हमको दोस्तों ये पढ़ना है कि एग्रीगेट होता क्या है। इससे पहले की क्लास में हमने कंक्रीट के बारे में बेसिक जाना था और उसके इंग्रेडिएंट्स में से पहला इंग्रेडिएंट आज हम उठाने जा रहे हैं और वो आपका है एग्रीगेट। वो कौन सा है दोस्तों? एग्रीगेट। अब एग्रीगेट होता क्या है, कंक्रीट में इसका काम क्या है? कल हमने दोस्तों डिस्कशन किया था कि जो ये एग्रीगेट है, ठीक है, ये जो एग्रीगेट है हमारा, ये हम कंक्रीट में यूज करते हैं। कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ एक्स इज टू वाई इज टू जेड। एक्स फॉर आपको बताया था सर बाइंडिंग मटेरियल, वाई फॉर फाइन एग्रीगेट और जेड फॉर कोर्स एग्रीगेट। तो हम इन दोनों कंबाइंड दोस्तों एग्रीगेट की बात करने जा रहे हैं। हम दोनों इनके कंबाइंड एग्रीगेट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अब क्या ये एग्रीगेट है वो हमको डिस्कस करना है। अब जनरली कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है उसमें एग्रीगेट का जो वॉल्यूम होता है, कंक्रीट के टोटल वॉल्यूम में एग्रीगेट का जो अकेले का वॉल्यूम होता है दोस्तों वो 70 to 80% होता है। यानी कि जो आपका टोटल कंक्रीट होता है उस कंक्रीट में लगभग 70 से 80% तो एग्रीगेट ही है। इसका मतलब एग्रीगेट इतना ज़्यादा होने के कारण किसी भी कंक्रीट को जर्नली जो शेप मिलती है, जो साइज मिलता है दोस्तों, वो इसी एग्रीगेट के कारण मिलता है। किसी भी कंक्रीट को मिलने वाली साइज और मिलने वाली जो शेप है दोस्तों वो इसी इंग्रेडिएंट के कारण मिलती है। तो कंक्रीट में एग्रीगेट आपका एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्यों सर इम्पोर्टेंट? तो इसलिए है क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज हो रहा है। अब यही वो इंग्रेडिएंट है जो हमारी कंक्रीट को इकोनॉमिकल भी बनाता है। यही वो इंग्रेडिएंट है जो हमारी कंक्रीट को दोस्तों इकोनॉमिकल बनाता है। इसके अलावा हमने बात की थी सीमेंट की। तो सीमेंट आपका थोड़ा सा महंगा बाइंडिंग मटेरियल है, लेकिन एग्रीगेट हमारी कंक्रीट को कैसा बनाता है? सर एग्रीगेट हमारी कंक्रीट को इकोनॉमिकल बनाने के काम में आता है। इसके साथ साथ हमारे पूरे के पूरे रिजल्टिंग मिक्स को, अब रिजल्टिंग मिक्स क्या था सर? सीमेंट था, फाइन एग्रीगेट था, कोर्स एग्रीगेट था। हमारे इस पूरे के पूरे रिजल्टिंग मिक्स को डेंस करने का काम भी किसका है सर? डेंस करने का काम भी एग्रीगेट का है। तो ये पूरे के पूरे हमारे रिजल्टिंग मिक्स को मेरे दोस्त डेंस करता है, इसलिए एक आपका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दूसरा, जब भी हम एग्रीगेट की बात करते हैं दोस्तों, ये डेंसिटी देने के कारण आपके पूरे के पूरे कंक्रीट को बेटर स्टेबिलिटी देता है। बेटर क्या देता है सर? स्टेबिलिटी। साथ के साथ आपके कंक्रीट को ड्यूरेबल भी बनाता है। कंक्रीट में यूज किया जाने वाला जो ये एग्रीगेट है, सर ये इनर्ट होना चाहिए। अब इनर्ट का मतलब है एक्टिव नहीं होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है सर? ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों ये एक्टिव हुआ तो ये सीमेंट या आपके उस कंक्रीट के अदर इंग्रेडिएंट के साथ क्रिया कर लेगा। क्रिया करने के बाद उसको डिटोरिएट कर देगा। डिटोरिएट का मतलब है टूट फूट कर देगा। डिटोरिएट का मतलब क्या है? टूट फूट कर देगा। आगे पढ़ेंगे इसी टूट फूट को AAR, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, लेकिन ये आगे देखेंगे अभी। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि कंक्रीट में जो एग्रीगेट काम में आ रहा है दोस्तों वो इनर्ट होना चाहिए, और इनर्ट का मतलब है वो इनएक्टिव होना चाहिए, ताकि वो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ क्रिया ना कर सके। और क्रिया ना करेगा तो आपका ये फिर कंक्रीट को डिटोरिएट करने से दोस्तों ये बचाएगा। साथ के साथ हम जो एग्रीगेट कंक्रीट में यूज करना चाहते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सर कौन सी प्रॉपर्टी? एग्रीगेट आपका रफ होना चाहिए। आगे देखेंगे ऐसा क्यों होना चाहिए। दूसरा, कंक्रीट में हम फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज नहीं करते। अब ये क्या होता है सर, कैसे ये होता है, इनको हम अभी चेक करेंगे सारी बातें। अभी जस्ट जर्नल एग्रीगेट का आइडिया दे रहा हूँ कि एग्रीगेट में हम ना तो फ्लैकी को यूज करते हैं ना इलोंगेटेड। और एग्रीगेट बढ़िया कौन सा होना चाहिए सर? बढ़िया एग्रीगेट तो आपका रफ होना चाहिए। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ एग्रीगेट इनर्ट होना चाहिए। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है एग्रीगेट की। आगे के टॉपिक में हम दोस्तों एग्रीगेट को और डिटेल से जो ये सारी बातें बताई है उन सबको एक एक तरह से डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि इस एग्रीगेट का हम यूज क्या कर रहे हैं, इस एग्रीगेट का हम यूज कर रहे हैं दोस्तों कंक्रीट के मैन्युफैक्चर में। इसका मतलब कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होगी वो गवर्न करेगी दोस्तों एग्रीगेट की प्रॉपर्टी से। अब हमारे पास कंक्रीट की n नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ पर कंक्रीट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली इसकी जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी दोस्तों वो होगी स्ट्रेंथ। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी दोस्तों वो होगी इसकी वर्केबिलिटी। इसके बाद हम कंक्रीट की अदर प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंक्रीट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है कौन से एग्रीगेट के साथ। पढ़ तो हम एग्रीगेट को रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंक्रीट की प्रॉपर्टी। अगर आपका कंक्रीट बनाने में एग्रीगेट अच्छा है तो दोस्तों उससे बनने वाली कंक्रीट भी अच्छी होगी। अगर आपका कंक्रीट बनाने में यूज किया जाने वाला एग्रीगेट बेकार है तो उससे बनने वाली कंक्रीट भी आपकी बेकार होगी। इसलिए मैं क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ये मान रहा हूं ऐसा समझ मत लेना। क्यों, स्ट्रेंथ अच्छी एग्रीगेट की हुई तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपके एग्रीगेट की वर्केबिलिटी अच्छी हुई तो आपके कंक्रीट की भी वर्केबिलिटी अच्छी होगी। तो इसी को बेस बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक एक पॉइंट को सही से समझना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बिल्ड हो जाए। हर एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट रहेगी, ध्यान रखना, ताकि आपको कंसेप्ट बनाने में आसानी रहे। अब मैं बात कर रहा हूं कंक्रीट की पहली प्रॉपर्टी दोस्तों स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी। ये दोनों एग्रीगेट की किन प्रॉपर्टीज से फ्लक्चुएट करेंगी उसे हमें डिटेल में देखना है। अब सबसे पहले हमने कंक्रीट की दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहला स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या है, अब स्ट्रेंथ का मतलब हम किसी भी मटेरियल के बारे में बात कर सकते हैं। आज हमारा मटेरियल कंक्रीट और एग्रीगेट है, तो किसी भी मटेरियल के द्वारा या बोलो किसी भी कंक्रीट के द्वारा या बोलो किसी भी एग्रीगेट के द्वारा ग्रेजुअली जो लोडिंग को रजिस्ट मिलता है, ग्रेजुअली लोडिंग, किसी भी एग्रीगेट या कंक्रीट के द्वारा ग्रेजुअली लोडिंग के विरुद्ध कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे कहेंगे स्ट्रेंथ। किसी भी एग्रीगेट के द्वारा या किसी भी कंक्रीट के द्वारा ग्रेजुअली लोड को कितना रजिस्ट किया जा रहा है, कोई भी एग्रीगेट, कोई भी कंक्रीट, कोई भी मटेरियल उस पर लगने वाले ग्रेजुअली लोड को कितना रजिस्ट कर रहा है, टेक्निकली उसी को कहा जाता है स्ट्रेंथ। अब अगर आपका एग्रीगेट उस ग्रेजुअल लोडिंग को दोस्तों अधिक रजिस्ट कर पा रहा है, इसका मतलब आपका एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कैसी है, हमारे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ सर अच्छी है। अगर मेरे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इससे बनने वाले कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ क्या होगी सर, इससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो किसी भी एग्रीगेट या कंक्रीट या मटेरियल के द्वारा ग्रेजुअली लोडिंग को कितना रजिस्ट किया जा रहा है वो उसके किस पैरामीटर को बताएगा सर, वो उसके स्ट्रेंथ वाले पैरामीटर को शो करता है। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल आइडिया दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ होती है वो दो बातों पर निर्भर करेगी। पहला इंटर पार्टिकल लॉकिंग और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। इंटर पार्टिकल लॉकिंग का मतलब क्या है कि एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट को कैसे लॉक कर रहा है। अब यहां से आइडिया निकालेंगे, बेटर इज द इंटरलॉकिंग पार्टिकल। अगर किसी एग्रीगेट की इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी है इसका मतलब उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ सर अच्छी होगी। उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो सर उससे बनने वाले कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। दूसरा बॉन्ड, उनकी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है तो उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी और उससे बनने वाले कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ
अच्छी होगी। तो पहला पैरामीटर है हमारा दोस्तों एग्रीगेट के स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग, कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को हम दो चीजों से चेक करते हैं, इंटर पार्टिकल लॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिकल, कि उस पार्टिकल या एग्रीगेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है और उस पार्टिकल की इंटरलॉकिंग पार्टिकल कैपेसिटी या इंटर पार्टिकल लॉकिंग कैसी है। और दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सर दो बातों पर डिपेंड करती है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सर दो बातों पर डिपेंड करती है दोस्तों। पहला ये डिपेंड करती है कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, किस पर डिपेंड करती है सर, कॉन्टैक्ट एरिया कितना है। और दूसरा, पहला तो किस पर डिपेंड करती है सर, पहला डिपेंड करती है कि उनका कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, दूसरा डिपेंड करती है रफनेस कैसी है। दूसरा किस पर डिपेंड करती है कि एग्रीगेट की रफनेस कैसी है। इसका मतलब स्ट्रेंथ के ये जो इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये दो चीजों का फंक्शन होती है, कॉन्टैक्ट एरिया और रफनेस। अगर रफनेस अच्छी है तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है तो इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़िया हो जाएंगी। तो एग्रीगेट की पहली, अब हमने यहाँ पर देखा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एग्रीगेट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है और एग्रीगेट का इंटर पार्टिकल लॉकिंग कैसा है। और इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफनेस ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक फंक्शन होती है किसका, कॉन्टैक्ट एरिया का और उस पार्टिकल की रफनेस का। अब हम दूसरा देखते हैं, स्ट्रेंथ के बाद हमारा दूसरा पैरामीटर था दोस्तों वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ के बाद हमारा दूसरा जो पैरामीटर था दोस्तों वो कौन सा था सर, वो था वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी क्या है सर, वर्केबिलिटी है सर ईज ऑफ वर्क विद कंक्रीट, ईज ऑफ वर्क विद कंक्रीट, किसी भी कंक्रीट के साथ वर्क करने में कितनी आसानी हो रही है वो आपका क्या कहलाएगा सर, वर्केबिलिटी। किसी भी कंक्रीट के साथ वर्क करने में आसानी को वर्केबिलिटी बोलते हैं। इसका सेपरेट चैप्टर आएगा, वहाँ डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। तो किसी भी कंक्रीट के साथ वर्क करने के लिए जो आसानी आपको मिल रही है वो वर्केबिलिटी कहलाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं सुकार्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे लाल, सुकार्यता। तो किसी भी कंक्रीट के साथ सर वर्क करने में, सर वर्क तो करने में, कौन सा वर्क करने में, बोला कंक्रीट को बनाने के लिए हमें कंक्रीट को मिक्स करना पड़ता है, मिक्सिंग करने के बाद सर उस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद सर उस कंक्रीट को प्लेस करना पड़ता है, प्लेस करने के बाद सर उस कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, कॉम्पैक्शन करने के बाद सर उस कंक्रीट को आखिरी में फिनिशिंग करना होता है। ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। अगर इन सभी काम को करने में आपको बड़ी आसानी हो रही है तो आप बोलोगे उस कंक्रीट के मिक्स की वर्केबिलिटी क्या है मेरे दोस्तों, ज़्यादा है। तो किसी भी कंक्रीट के साथ काम करने की जो आसानी होती है, ये लिखा है देखो, ईज ऑफ वर्क विद कंक्रीट, किसी भी कंक्रीट के साथ काम करने में जो आसानी होती है उसी आसानी को मेरे लाल वर्केबिलिटी कहा जाता है। सर किस काम में, बोला मिक्सिंग में, बोला ट्रांसपोर्टेशन में, बोला प्लेसिंग में, बोला कॉम्पैक्शन में और फिनिशिंग में। अगर ये सभी काम आप कंक्रीट के साथ बड़ी सरलता से कर पा रहे हो तो आप बोलोगे उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत अच्छी है। अब सर ये जो वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी है इसको आगे समझते हैं। ये वर्केबिलिटी की दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है, ये वर्केबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है ये भी कुछ बातों पर निर्भर करती है। कौन सा, पहला फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल, उस पार्टिकल पर लगने वाला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल, उस पार्टिकल पर लगने वाला फ्रिक्शन। और दूसरा दोस्तों लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग एक्शन, उस पार्टिकल पर लगने वाला फ्रिक्शन और दूसरा लुब्रिकेटिंग एक्शन। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है मेरे दोस्तों स्नेहक, लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, स्नेहक। तो अब चेक करते हैं ये स्नेहक क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये दो बातों का फंक्शन होती है सर, पहला फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल, लुब्रिकेटिंग एक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, फ्रिक्शन क्या करता है, जब आप काम करते हो ना या रोड पर चलते हो, सड़क पर जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन ही है जो आपको चलने में दिक्कत करता है।
या बाइक पर जब आप चलते हो तो वो फ्रिक्शन ही है, जब आप ब्रेकें लगाते हो तो आपकी बाइक रुक जाती है। मतलब आपकी आप चल रहे हो आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लग रहा है। आप चल रहे हो यहाँ पे, ये आपको कहेगा आ जाओ, रुक जाओ, इसका मतलब फ्रिक्शन आपको काम करने में दिक्कत दे रहा है। तो चेक करते हैं ये है क्या, फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स और लुब्रिकेटिंग एक्शन। अब लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन हमेशा इफेक्ट देगा सीमेंट प्लस वाटर के लिए। मतलब सीमेंट और वाटर को जब मिला दिया जाता है तो इसको मेरे दोस्तों बोला जाता है सीमेंट पेस्ट। और कंक्रीट के अंदर स्नेहक का लुब्रिकेशन का जो काम करेगा वो कौन होगा सर, वो सीमेंट पेस्ट होगा। अब ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं दोस्तों, इसके फंडे को हमको समझना है। अब ये दोनों, जैसे मैंने बोला ना, फ्रिक्शन आपको काम करने में रोकेगा, इसका मतलब आपको तो ये याद रख लेना है, फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वर्केबिलिटी। अब सर ये कैसे, अब चेक करते हैं दोस्तों, दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। दो प्रॉपर्टी मैंने यहां लिखी है, लुब्रिकेशन एक्शन और फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल। अब इसको चेक करते हैं कि लुब्रिकेशन एक्शन क्या है और फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स की हम कौन सी बात कर रहे हैं। लुब्रिकेशन एक्शन। अब देखो, जैसे आप सपोज करो हमने कोई सा भी एग्रीगेट ले लिया, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि कौन से एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा, कौन से एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा। जैसे मैंने बोला, सपोज करो आपको पता लग गया किसी एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया कम है, कॉन्टैक्ट एरिया कम है, या आप बोलोगे सर किसी एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। अभी हम चेक करेंगे किस एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है, किस एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है। अब मैंने दो तरह के एग्रीगेट काम में लिए सर कंक्रीट बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कौन से थे, परंतु आपने ये बता दिया कि एक एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया कम है, एक एग्रीगेट का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। अब सीमेंट पेस्ट तो उतना ही है, क्योंकि उतना ही तो कंक्रीट था सर, सीमेंट पेस्ट हमेशा उतना ही रहेगा। ध्यान रखना, कंपेयर करने के लिए बेस बराबर करना पड़ेगा। अगर मैंने सीमेंट पेस्ट कम ज़्यादा कर दिया तो मेरा कंपैरिजन वैलिड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट एरिया कम है और सीमेंट का पेस्ट उतना ही है, कॉन्टैक्ट एरिया कम है, सीमेंट का पेस्ट उतना ही है। इस वाले में सर सेकंड वाला बोल रहा है कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है और सीमेंट का पेस्ट तो उतना ही है। जब कॉन्टैक्ट एरिया कम है और सीमेंट का पेस्ट ज़्यादा है दोस्तों, तो जब कॉन्टैक्ट एरिया कम है और सीमेंट पेस्ट उतना ही है, तो उतना ही सीमेंट पेस्ट इस कम एरिया पर जब लुब्रिकेशन करेगा तो मेरे दोस्तों लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा। लुब्रिकेशन क्या होगा सर, लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा। लुब्रिकेशन ज़्यादा हुआ है दोस्तों तो फ्रिक्शन क्या होगा सर, लुब्रिकेशन ज़्यादा हुआ है तो फ्रिक्शन तो सर कम होगा। क्यों, लुब्रिकेशन ज़्यादा हो गया। आप सोचो सीमेंट पेस्ट ज़्यादा मिला दिया, अब करची से मिलाओ उस एग्रीगेट को तो वो फटाफट घूमेगा उसमें। क्यों, कॉन्टैक्ट एरिया कम था, सीमेंट पेस्ट उतना ही था, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब कम कॉन्टैक्ट एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा, जब कम कॉन्टैक्ट एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा तो लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होगा। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि वर्केबिलिटी और फ्रिक्शन में कैसा रिलेशन है सर, इन्वर्सली रिलेशन है। वर्केबिलिटी और फ्रिक्शन में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। इसका मतलब इस सैंपल की तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों, फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम। नीचे समझते हैं, ऐसा एग्रीगेट जिसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, ऐसा एग्रीगेट जिसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है मेरे लाल, और सीमेंट का पेस्ट तो सर उतना ही है, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब ज़्यादा एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है सर लुब्रिकेशन तो कम होगा। सर कम क्यों होगा, सीमेंट पेस्ट तो बेटा उतना ही है, लेकिन आपका जो ये कॉन्टैक्ट एरिया था ये बढ़ गया। अब ये कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाने के कारण, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाने के कारण उतना ही सीमेंट पेस्ट कम पड़ जाएगा ना। अब सीमेंट पेस्ट कम पड़ गया, सीमेंट पेस्ट कम पड़ गया, इसका मतलब सर लुब्रिकेशन तो कम हुआ है। ठीक है, लुब्रिकेशन कम हुआ है तो भाई फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो मेरी काम करने में आसानी नहीं हो पाएगी, मतलब मेरी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो यकीन रखना
आगे आपके कोई से भी डाउट इसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे वर्केबिलिटी के फैक्टर्स को एकदम से साइड में रख देगा। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉन्टैक्ट एरिया और सीमेंट पेस्ट और लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन, एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या बताया था? कॉन्टैक्ट एरिया कम था माना, और सीमेंट का पेस्ट मेरे दोस्तों उतना ही था। इसको कम ज़्यादा मत कर देना, नहीं फंडे घूम जाएंगे। कॉन्टैक्ट एरिया कम था, सीमेंट का पेस्ट उतना ही था। उतने ही सीमेंट का पेस्ट कम एरिया पर जब काम करेगा तो लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा, तो सर फ्रिक्शन कम होगा, तो मेरे दोस्तों वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर वर्केबिलिटी बढ़ गई, अगर वर्केबिलिटी बढ़ गई, अगर यहाँ पर वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, अगर यहाँ पर आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको काम करने में, सर काम करने में क्या होगी, काम करने में आसानी हो जाएगी। और काम करने में आसानी को ही हम क्या बोल रहे थे? काम करने में ही आसानी को हम बोल रहे थे वर्केबिलिटी। तो मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या था सर? स्ट्रेंथ में तो हमने चेक किया था, एक सेकंड, हाँ, स्ट्रेंथ क्या था सर? स्ट्रेंथ में हमने चेक किया था, स्ट्रेंथ में हमने चेक किया था कि आपका मेंबर कितनी ग्रेजुअली लोडिंग को रजिस्ट कर रहा है। आपका मेंबर कितनी ग्रेजुअली लोडिंग को सर रजिस्ट कर रहा है, वो तो हमने बोली थी स्ट्रेंथ है। और आपने वर्केबिलिटी को बोला था कि आपका मेंबर कितना अधिक, आपका मेंबर कितना अधिक ढंग से काम कर रहा है, वो हमारी काम करने में कितना आसानी है, वो हमारी क्या कहलाएगी सर? वो हमारी कहलाएगी वर्केबिलिटी। अब मैं कंक्रीट की इन दोनों प्रॉपर्टीज को दोस्तों, अब मैं कंक्रीट की इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए एग्रीगेट की प्रॉपर्टी देखूंगा। कैसे? अगर एग्रीगेट की वर्केबिलिटी अच्छी है तो सर उससे बनने वाले कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी। अगर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंक्रीट की प्रॉपर्टी। अब सर हमें एग्रीगेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है वो एक बार समझ लेते हैं। एग्रीगेट की सबसे पहली जिस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, एक सेकंड, ये कर्सर आ रहा है इस पर, चलो, हाँ, एग्रीगेट की जिस फर्स्ट प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वो कहलाएगी इसकी शेप ऑफ एग्रीगेट। पहली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी मेरे दोस्तों? सर शेप ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट की शेप के रिगार्डिंग हमें दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। वैसे तो दोस्तों एग्रीगेट की बहुत सारी शेप होती है, वैसे एग्रीगेट की आपकी बहुत सारी शेप होती है, लेकिन यहाँ पर हम एग्रीगेट की 4 शेप की बात करेंगे। पहला हम एग्रीगेट की जिस शेप की बात करेंगे, पहला दोस्तों एग्रीगेट की जिस शेप की बात करेंगे, एक सेकंड, इसमें कोई फंक्शन चेंज हुआ है, एक सेकंड का टाइम दो मुझे। हाँ, हम एग्रीगेट की जिस शेप की बात करेंगे दोस्तों, अच्छा ये इधर आ गए, हम एग्रीगेट की जिस शेप की बात करेंगे दोस्तों, चलो यही से चलने दो उसको। वो पहली शेप आपकी कौन सी होगी सर? वो जो पहली शेप इसकी होगी, एक सेकंड इसको यहाँ ले आते हैं, एक सेकंड का टाइम दो। हाँ, इसकी जो पहली शेप होगी दोस्तों, वो पहली शेप होगी आपकी एंगुलर। कौन सी होगी सर? एंगुलर। दूसरी जो शेप आपकी होगी सर वो होगी राउंडेड। तीसरी जिस शेप की बात करेंगे वो होगी फ्लैकी। और चौथी हम जिस शेप की बात करेंगे, एलोंगेटेड। चौथी हम जिस शेप की बात करेंगे सर वो शेप कौन सी होगी? सर वो शेप इसकी कहलाएगी एलोंगेटेड। अब डिस्कस करते हैं चारों शेप। अब जैसे मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, राउंडेड की बात कर रहा हूँ, फ्लैकी की बात कर रहा हूँ और इलोंगेटेड की बात कर रहा हूँ। अगर इसके एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जैसे आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये आपका एंगुलर एग्रीगेट है। ये आपका कौन सा एग्रीगेट है? एंगुलर। ये राउंडेड है, ठीक है, ये भी आपके राउंडेड है, और ये आपका इलोंगेटेड है, और ये आपके फ्लैकी पार्टिकल्स है। तो ये इनकी जनरल शेप है, जो शेप आपको दिखाई दे रही है। अब ये शेप कैसे अफेक्ट करती है उसको चेक करते हैं।
अब ये शेप कैसे अफेक्ट करती है दोस्तों, उसको चेक करते हैं। हाँ, ये चार शेप की हमने बात करी है, एंगुलर शेप की बात करी है, राउंडेड शेप की बात करी है, फ्लैकी की बात करी है और इलोंगेटेड की बात की है। अब आप एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले मैं राउंडेड को उठा रहा हूँ क्योंकि इसको समझना आसान है। एक बार उसी डायग्राम के पास चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं दो राउंडेड एग्रीगेट को यहां से उठाऊं, पहला राउंडेड दूसरा राउंडेड, जब मैं दोस्तों दो राउंडेड एग्रीगेट को यहां से उठाऊंगा और मैं जब दो एंगुलर एग्रीगेट को यहां से उठाऊंगा और मैंने इन दोनों को ऐसे आसपास रखा है, ये पहला राउंडेड ये दूसरा राउंडेड, ये पहला एंगुलर ये दूसरा, जब भी दो राउंडेड एग्रीगेट को आप उठाओगे तो उनको जब आप मिलाओगे तो दोस्तों वो एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करेंगे। वो सर एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करेंगे, मतलब इनका जो कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। इनका जो कांटेक्ट होगा वो कौन सा होगा सर, वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। जबकि दो एंगुलर एग्रीगेट जब आपस में कांटेक्ट करेंगे, जब दो एंगुलर एग्रीगेट आपस में कांटेक्ट करेंगे तो उनका कांटेक्ट एरिया क्या होगा सर, ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात समझनी थी। अब हमारे मेन पे आ जाते हैं हम। हाँ, अब मैंने बात करी थी राउंडेड एग्रीगेट की, ठीक है, मैंने बात की थी राउंडेड एग्रीगेट की। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और डिटेल समझ में आए। तो ज्यादा ही छोटा हो गया तो हाँ, अब बात करते हैं इसकी। ये चार एग्रीगेट मैंने यहाँ लिखे हैं दोस्तों, एंगुलर एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट, फ्लैकी और एलोंगेटेड। अब मैं बात कर रहा हूँ राउंडेड की पहले। तो जब दो राउंडेड एग्रीगेट को आपस में मिलाया जाता है तो उनका जो कांटेक्ट निकल के आता है सर, वो पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसका मतलब राउंडेड एग्रीगेट के लिए, अब मैं राउंडेड की बात कर रहा हूं दोस्तों, इनका मतलब देखो, दोबारा देखते हैं एक बार कलर चेंज करके कि ये मेरा एक राउंडेड एग्रीगेट, दूसरा राउंडेड एग्रीगेट, जब इनको मिलाते हैं तो इनका कांटेक्ट एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। इनका कांटेक्ट कैसा कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट। मतलब राउंडेड एग्रीगेट के रिगार्डिंग कांटेक्ट एरिया क्या है सर, कांटेक्ट एरिया कम है। अब ध्यान रखना, सरफेस एरिया, कांटेक्ट एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है तो सब अलग अलग। जैसे सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो हम कभी तो कांटेक्ट एरिया बोल देंगे, कभी स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कभी सरफेस एरिया। राउंडेड एग्रीगेट का कांटेक्ट एरिया कम होता है। अब राउंडेड एग्रीगेट का कांटेक्ट एरिया कम है सर, सीमेंट पेस्ट तो सर आपने बताया था उतना ही है, कोई सा काम कर लो। राउंडेड एग्रीगेट का कांटेक्ट एरिया कम है, सीमेंट पेस्ट उतना ही है। उतना ही सीमेंट पेस्ट जब कम एरिया पर वर्क करेगा, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब कम एरिया पर वर्क करेगा तो मेरे दोस्तों लुब्रिकेशन क्या होगा सर, लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा। लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा तो उस पर आपका फ्रिक्शन कम लगेगा। और अगर सर फ्रिक्शन कम लग गया, तो मेरी तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने कंक्रीट को बनाने के लिए राउंडेड एग्रीगेट यूज किए, राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा है, तो सर आपने बताया था द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। अगर राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा है और कंक्रीट बनाने में यदि मैं राउंडेड एग्रीगेट यूज करता हूँ तो भैया उस कंक्रीट की भी वर्केबिलिटी क्या होनी है सर, उस कंक्रीट की भी वर्केबिलिटी हाई होनी है, ज़्यादा होनी है। अब सर कैसे समझाया, बोला सर वर्केबिलिटी को समझने के लिए हमारे पास क्या था सर, हमारे पास एक तो था कॉन्टैक्ट एरिया और एक था लुब्रिकेशन का एक्शन। तो भैया कैसे सर, कॉन्टैक्ट एरिया कम था, सीमेंट का पेस्ट उतना ही था, उतना ही सीमेंट का पेस्ट जब कम कॉन्टैक्ट एरिया पर काम करेगा तो लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा, लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो वर्केबिलिटी दोस्तों अपने आप एनहांस कर जाएगी। इसलिए राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी क्या होती है सर, राउंडेड एग्रीगेट की तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। अब सर राउंडेड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ और बता दो। ठीक है बेटा, जब दो राउंडेड एग्रीगेट आपस में मिलते हैं तो उनका कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट होता है। कहने का मतलब है स्ट्रेंथ किस किस का फंक्शन थी, स्ट्रेंथ फंक्शन थी सर इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ। किस किस का फंक्शन थी सर, इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बेटा इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ में मैंने बताया था ये दो बातों पर निर्भर करेगी, ये कांटेक्ट एरिया पर और रफनेस पर निर्भर करता है। तो मुझे बताओ कांटेक्ट कम हो रहा है, कांटेक्ट कम हो रहा है तो इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी सर, कम होगी। ये दोनों अगर कम हो जाएगी दोस्तों
तो आपके उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, और अगर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कम हो गई तो उससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इसलिए सर अगर मैं राउंडेड एग्रीगेट ले लूँ कंक्रीट को बनाने में, तो उसकी स्ट्रेंथ तो होगी कम, लेकिन सर वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो हमने एग्रीगेट की दोस्तों पहली शेप पढ़ी, कौन सी शेप, राउंडेड शेप। अब हम इसकी दूसरी शेप के पास चलते हैं, और वो आपकी शेप थी एंगुलर। एंगुलर, अब सर एंगुलर क्या है भाई, जब दो एंगुलर एग्रीगेट को मैं आपस में मिलाता हूं तो उनका कॉन्टैक्ट एरिया, सर उनका कॉन्टैक्ट एरिया राउंडेड से कंपेयर कर, अब कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करोगे, इसको फ्लैकी से मत कर देना, अभी किससे कंपेयर कर रहा हूं, राउंडेड से कंपेयर कर रहा हूं। जनरली आप एंगुलर को राउंडेड से कंपेयर करना, ठीक है। तो जब भी दो एंगुलर एग्रीगेट को आपस में मिलाया जाता है तो सर उनका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा आता है। और सर आपने बताया था सीमेंट पेस्ट तो उतना ही है, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब ज्यादा एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा तो सर लुब्रिकेशन तो कम पड़ जाएगा ना, सीमेंट पेस्ट कम पड़ गया सर क्योंकि एरिया बढ़ चुका है। तो लुब्रिकेशन कम, फ्रिक्शन ज़्यादा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी सर, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एंगुलर एग्रीगेट यूज करता हूं तो एंगुलर एग्रीगेट की वर्केबिलिटी क्या होती है सर, एंगुलर एग्रीगेट की वर्केबिलिटी कम होती है। तो सर मैं एंगुलर एग्रीगेट को कंक्रीट बनाने में यूज कर दूंगा तो उस कंक्रीट की भी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों सर, आपने बताया था एंगुलर एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली गवर्न करती है सर किसको, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसका क्योंकि सर कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और इंटर पार्टिकल लॉकिंग तो सर शानदार होती है, बढ़िया होती है। और स्ट्रेंथ इन दोनों चीजों का ही पैरामीटर था। इसका मतलब अगर मैं एंगुलर एग्रीगेट यूज करूंगा तो उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या होगी मेरे दोस्तों, सर उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उससे बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसका मतलब एंगुलर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है परंतु इनकी काम करने में बेकार होती है, मतलब वर्केबिलिटी बेकार होती है। तो मैंने अभी आपको दो एग्रीगेट की शेप डिफाइन करी, एक राउंडेड और एक एंगुलर। अब इन पर जब प्रैक्टिकल किए जाते हैं और इनके हमसे कई बार वो वॉइड्स पूछ लेता है दोस्तों, तो राउंडेड एग्रीगेट में मिनिमम जो वॉइड्स होते हैं, सर वो 32 से 33% होते हैं। राउंडेड एग्रीगेट में मिनिमम वॉइड्स कितने हैं सर, 32 से 33%। एंगुलर एग्रीगेट में मिनिमम वॉइड्स है मेरे दोस्तों 38 से 40%। एंगुलर एग्रीगेट में वॉइड्स ज्यादा है किसके कंपेयर में सर, राउंडेड के कंपेयर में। अब मेरे पास बचे सर दो, एक फ्लैकी पार्टिकल, एक इलोंगेटेड पार्टिकल। सर फ्लैकी पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सर फ्लैकी पार्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लैकी का मतलब होता है चपटा। अब आप सोचो एग्रीगेट चपटा है तो सर दो चपटे एग्रीगेट, सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी कॉपी का पेज, देखो कैसे, एक पेज है मेरे पास, ये मेरी कॉपी का पेज है। अगर मैं सपोज करो ये दो पेज है, इसको दो कर देता हूं मैं, हाँ अगर सपोज करते हैं ये दो पेज है तो दो पेजों को जब भिड़ाऊंगा तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया क्या निकल रहा है सर, कॉन्टैक्ट एरिया तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है सर। और सीमेंट पेस्ट तो उतना ही था, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा था। तो भाई इसके लिए तो लुब्रिकेशन तो सर बहुत कम हो पाएगा, तो वर्केबिलिटी सर बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ पूरे के पूरे बढ़ने के कारण ये अच्छी इंटर पार्टिकल लॉकिंग भी नहीं देंगे। इसका मतलब एंगुलर एग्रीगेट की ना तो वर्केबिलिटी अच्छी है ना ही स्ट्रेंथ अच्छी है। तो इससे बनने वाले कंक्रीट की भी वर्केबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने पहली थोड़ी देर पहले बताया था कि हम एंगुलर और इलोंगेटेड को प्रिफर नहीं करते। अब बात करते हैं इलोंगेटेड की। इलोंगेटेड का मतलब सर लंबा पार्टिकल, अब लंबा पार्टिकल क्या है चेक करते हैं सर। ये मेरा इलोंगेटेड पार्टिकल है। इलोंगेटेड पार्टिकल का एग्जाम्पल क्या होता है सर,
आप जिस पेन से लिख रहे हो वही, और दो पेन को आपस में मिलाओ दोस्तों तो लगभग ये भी पूरे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं से ये एक दूसरे को इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इनमें भी सीमेंट पेस्ट ज़्यादा चाहिए उसी एरिया के लिए, और हमारे पास सीमेंट पेस्ट तो उतना ही था। तो आप बोलोगे सर एंगुलर और फ्लैकी सॉरी इलोंगेटेड और फ्लैकी पार्टिकल्स को कंक्रीट बनाने के लिए काम में नहीं लेते। क्यों? इन एग्रीगेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है, और इन एग्रीगेट की स्ट्रेंथ भी कम होती है, और इन एग्रीगेट की वर्केबिलिटी भी कम होती है। अगर एग्रीगेट की दोनों ही प्रॉपर्टी खराब है तो सर उससे बनने वाले कंक्रीट की भी प्रॉपर्टी खराब होगी। इसलिए हम इन दोनों तरह के एग्रीगेट को अवॉइड करते हैं दोस्तों हमारी कंक्रीट में से। तो ये दोस्तों फ्लैकी और एलोंगेटेड के बारे में क्या बोलोगे? नाइदर प्रोवाइड वर्केबिलिटी नॉर प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ना तो ये वर्केबिलिटी देंगे और ना ही ये स्ट्रेंथ देंगे। दोस्तों कभी कभी आपसे एक एग्रीगेट और बोल देगा पार्टली राउंडेड एग्रीगेट, पार्टली राउंडेड एग्रीगेट। एग्जाम्पल ले सकते हो ग्रेवल। तो पहले तो इसमें पूछेगा आपसे कि पार्टली राउंडेड एग्रीगेट के वॉइड्स कितने होते हैं। तो इसमें लगभग होता है सर 35 से 38% वॉइड्स। लगभग क्या होता है सर? 35 से 38% वॉइड्स, 35 से 38% वॉइड्स। और ये आपके कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि एक्सीलेंट कंक्रीट किससे बनता है? दोस्तों एक्सीलेंट कंक्रीट बनता है क्यूबिकल क्रश एग्रीगेट। एक्सीलेंट का मतलब है बढ़िया कंक्रीट। एक्सीलेंट का मतलब क्या है सर? बढ़िया कंक्रीट। अच्छा कंक्रीट जिसकी सारी प्रॉपर्टी बढ़िया है, उसको बनाने के लिए कौन सा एग्रीगेट यूज करेंगे सर? क्यूबिकल क्रश्ड एग्रीगेट यूज करेंगे। अब सर कैसे पता लगाए कि हमारा जो पार्टिकल है वो फ्लैकी है या इलोंगेटेड है? तो सर पार्टिकल के फ्लैकी और इलोंगेटेड का पता करना है अब हमें। अब किसी भी पार्टिकल के फ्लैकी और इलोंगेटेड का पता कैसे करते हैं उसको चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे पता करना है दोस्तों कि पार्टिकल फ्लैकी है कि नहीं। फ्लैकी है कि नहीं? फ्लैकी का मतलब सर चपटा पार्टिकल। फ्लैकी का मतलब चपटा पार्टिकल। अब सर चपटा पार्टिकल क्या होता है? कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक पार्टिकल आप उठा के लाए, उसकी मैं 3 डायमेंशन लिख रहा हूँ। लेंथ लिख रहा हूँ, विड्थ लिख रहा हूँ, थिकनेस लिख रहा हूँ। माना ये कोई पार्टिकल है, इसकी मैंने लेंथ को मेंशन किया, इसकी मैंने विड्थ को मेंशन किया, इसकी थिकनेस। किसी भी पार्टिकल की कितनी डायमेंशन होगी दोस्तों सोचिए। ध्यान रखना, एक पार्टिकल की अनंत डायमेंशन हो सकती है। उठा के लाना, उसको पता लग जाएगा। लेकिन मैंने अभी 3 अज्यूम की है। माना एक पार्टिकल है जिसकी लेंथ कितनी है? 12, विड्थ कितनी है? 2, और थिकनेस कितनी है? 1। अब आप इनको अज्यूम कर लो, ये जो सारी यूनिट है ना ये mm में है। तो किस एग्रीगेट को फ्लैकी कहेंगे? पहले उसका जनरल डिस्कशन करते हैं। किसी भी एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन, और हमेशा या लगभग लीस्ट डायमेंशन उसकी कौन सी निकल के आती है? थिकनेस। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन कौन सी निकल के आएगी? लेंथ। अब उठा के देखना किसी भी एग्रीगेट को, अधिकतर आपको यही मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी होगी? सर उसकी सबसे बड़ी डायमेंशन होगी उसकी लेंथ। और सर उसकी सबसे छोटी डायमेंशन कौन सी होगी? उसकी सबसे छोटी डायमेंशन होगी उसकी थिकनेस। तो किसी भी एग्रीगेट की कोई सबसे छोटी डायमेंशन, किसी भी एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन अन्य 2 डायमेंशन की तुलना में बहुत छोटी है। किसी भी एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन, और सबसे छोटी डायमेंशन कौन सी है सर? थिकनेस। किसी भी एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन अन्य दोनों डायमेंशन की तुलना में अगर छोटी है, अन्य दोनों डायमेंशन की तुलना में अगर छोटी है, तो उस एग्रीगेट को चपटा एग्रीगेट, पतला एग्रीगेट या फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। अभी लेकिन समझ में नहीं आया होगा सर कितनी छोटी है। किसी भी एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन अन्य 2 डायमेंशन के कंपेयर में सर छोटी है, तो उस एग्रीगेट को पतला, चपटा या फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। अब इसको और डिस्क्राइब करते हैं कैसे। अब हमने जो एग्रीगेट लिया है वो 12, 2 और 1 वाला लिया है दोस्तों। कौन सा लिया है? लेंथ है उसकी 12, विड्थ है 2, थिकनेस है 1। अब IS कोड क्या बोलता है
किसी भी एग्रीगेट के फ्लैकीनेस का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस एग्रीगेट की मीन डायमेंशन निकालते हैं। अब इस एग्रीगेट की मीन क्या है, मीन तो सर सिंपल है, 12 + 2 + 1 बटा 3, 15/3, 15/3 बराबर 5। तो इस एग्रीगेट की मीन डायमेंशन कितनी आ गई सर, इस एग्रीगेट की मीन डायमेंशन निकल के आ गई 5। किसी भी एग्रीगेट की मीन डायमेंशन, किसी भी एग्रीगेट की मीन डायमेंशन उसके 3/5 3/5 बोल दो या 0.6 बोल दो, उसके 3/5 डी मीन से, 3/5 डी मीन से, ये डी मीन है आपका, डी मीन 3/5 डी मीन से, अब ये कितना आ गया, 3 आ गया, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब चेक करते हैं, किसी भी एग्रीगेट की उसकी, किसी भी एग्रीगेट की उसकी सबसे छोटी डायमेंशन अपने डी मीन के 3/5 के बराबर या कम हो, बराबर या कम हो, तो उस एग्रीगेट को फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। दोबारा समझाओ सर, मैंने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों का एवरेज निकाल दिया, इन तीनों का एवरेज कितना आया, 15/3 5। फिर मैंने 5 का 3/5 निकाला या 0.6 टाइम्स निकाला, और वो कितना आता है सर, वो आता है 3। फिर मेरे को चेक करना है ये 3 और 1, अगर उसकी सबसे छोटी डायमेंशन इस 3 से, मतलब डी मीन के 3/5 से, डी मीन के 3/5 के बराबर या छोटी है, तो एग्रीगेट कैसा होगा सर, एग्रीगेट फ्लैकी होने वाला है। तो देखो बेटा, ये आपका जो 3 mm आता है और ये 1 mm है, मतलब उस एग्रीगेट की सबसे छोटी डायमेंशन उस मीन के 3/5 से भी छोटा है। इसका मतलब एग्रीगेट कैसा होगा सर, एग्रीगेट फ्लैकी होगा। फिर आईएस कोड बोलता है कि ऐसे आपको कम से कम 200 एग्रीगेट के ऊपर चेक करना है। बताओ, अब सर आपने बोला था एक एग्रीगेट की अनंत डायमेंशन होने वाली है, तो आप सोचो बेटा, एक एग्रीगेट की यदि अनंत डायमेंशंस होंगी तो क्या हम इसको चेक कर पाएंगे, एक एग्रीगेट की यदि अनंत डायमेंशन होगी तो हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। अब हम इसको नहीं निकाल पाएंगे ना, बहुत टफ हो जाएगा, हर एक एक एग्रीगेट को लेना, उसकी लेंथ विड्थ को देखना, थिकनेस को देखना, वो सब आप चेक करोगे तो उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसको करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया, उस इंडेक्स को बोलते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स। उस इंडेक्स को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, फ्लैकीनेस इंडेक्स या थिकनेस गेज, या क्या बोलेंगे, थिकनेस गेज। उस इंडेक्स को बोला जाता है मेरे दोस्तों फ्लैकीनेस इंडेक्स और थिकनेस गेज। अब मुझे क्या करना है, फ्लैकीनेस इंडेक्स और थिकनेस गेज का यूज करना है। अब सर कैसे करेंगे, उसका यूज करने से पहले आपको सीव एनालिसिस करना होता है। उसका यूज करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सीव एनालिसिस करना है। अब सीव एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें कुछ फिक्स सीव लेनी पड़ती है, इसके लिए दोस्तों हमें कुछ फिक्स सीव लेनी पड़ती है। जैसे वो सीव पासिंग वेट निकालेगी और रिटेन वेट, जैसे ये बोलता है 63 से पास होना चाहिए 50 पर रिटेन, 50 से पास होना चाहिए 40 पर रिटेन, तो ऐसा सीव सेट आपके आईएस कोड में दिया गया है। और आईएस कोड कौन सा है इसका दोस्तों, आईएस कोड है 2386। तो 63 से पास 50 पर रिटेन, 50 से पास 40 पर रिटेन, 40 से पास 25 पर रिटेन, 40 से पास 25 पर रिटेन। इसी तरह सारे सीव सेट दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, 63 से पास 25 50 पर रिटेन, 50 40 40 25, 31.5 25 25 20 20 16 16 12.5 12.5 10 10 6.3, कितने हो गए सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने सीव सेट हो गए सर, 9 सीव सेट। और ये आपका जो कोड है दोस्तों, ये आपका जो कोड है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, IS 2386 1963। तो IS 2386 1963 पार्ट फर्स्ट। तो आप बोलोगे सर इस फ्लैकीनेस इंडेक्स को निकालने के लिए हमारे पास 9 सीव के सेट होने चाहिए।
63 से पास, 50 पर रिटेन, 50 से पास, 50 से पास, 50 से पास, 40 पर रिटेन। ऐसे हमारे पास कितने सेट होने चाहिए सर? हमारे पास 9 सीव सेट होने चाहिए। अब इनका मतलब क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, हर एक सीव, अब मैं एक सीव उठा रहा हूँ 50-40, तो ये बोलता है 50-40 का डी मीन, 50 + 40/2 बराबर 45, यानी कि 45 का 3/5, तो ये आता है दोस्तों 27 mm। ये कितना आता है मेरे दोस्तों? सर ये आता है 27 mm। तो जरा चेक करो, यहाँ दिया हुआ है आपको 27 mm। अब सर ये क्या है? अब पहले इसके लिए मैं आपको गेज दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया दे रहा होगा काफी समय से, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये आपका है, लेकिन ध्यान रखना ये केवल इमेज ही है, क्योंकि चेक करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 और होने चाहिए। गलत है, लेकिन हमारे समझने के हिसाब से इनफ है। ऐसा एक पैरामीटर है, इसके ऊपर सीव का साइज लिखा होता है। जैसा हमारा दूसरा सीव का सेट था 50-40, तो माना ये दूसरा सेट है। अब इसको चेक करते हैं एक बार। 50-40 का मीन कितना आया था सर? 50-40 का मीन आया था 45 का 3/5 कितना आया था? 3/5 आया था 27 mm। 3/5 कितना आया था? 27 mm। तो अब ध्यान रखना है 27 mm क्या है? ये है दोस्तों 27 mm। दूसरा वाला ये था ना, ये विड्थ कितनी है सर? 27 mm। अब मुझे क्या करना है, हर एक एग्रीगेट को थिकनेस, हर एक एग्रीगेट को थिकनेस के हिसाब से इसमें से निकालना है। हर एक एग्रीगेट को थिकनेस के हिसाब से दोस्तों इसमें से निकालना है। अगर ये निकल जाता है, पास हो जाता है, तो मैं एक तरफ रख दूंगा, नहीं होता है तो एक तरफ। जो एग्रीगेट पतला होगा, जो एग्रीगेट पतला होगा, पतला एग्रीगेट दोस्तों इसमें से क्या कर जाएगा? पतला एग्रीगेट दोस्तों इसमें से पास कर जाएगा, और जो मोटा एग्रीगेट होगा वो इसमें से पास नहीं करेगा। पतले एग्रीगेट के ऊपर जैसे लोड आएगा वो टूट जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए पतला बेकार है। लेकिन ध्यान रखना, हर एक सीव के सेट के 200 एग्रीगेट लेने हैं। अब इसका मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ कोड का। ये देखो, ये है वास्तव में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो ना 50-40 लिखा हुआ है ना, तो ये विड्थ कितनी है? 90। 63-50 की ये कितनी है? 33.90। कैसे आई ये? 63 + 50/2 और पूरे को गुणा कर दो 0.6 टाइम्स, तो ये आ जाएगी आपके। ऐसे इसने सारे स्लॉट की निकाल रखी है दोस्तों। अब मुझे उसी सीव का पर्टिकुलर फ्रैक्शन लेकर के निकालना है, और हर एक सीव के सेट के लिए आपको कम से कम 200 एग्रीगेट लेने हैं। कितने लेने हैं? 200। और उन्हीं 200 को इस पर्टिकुलर में से निकालना है। फिर अगले 200 इस सीव के 50-40 वाले को इससे निकालना है, 40-25 वाले को इससे, 25-20 वाले को इससे, 31-25 वाले को इससे। तो रेस्पेक्टिव एग्रीगेट के साइज को रेस्पेक्टिव एक सीव में से, मतलब इस होल में से निकालना है। एक एक को निकालते जाओगे तो कुछ रुक जाएंगे, कुछ निकल जाएंगे। जो निकल गए वो पतले हैं, वो बेकार है, हमें परसेंटेज बेकार चाहिए। तो दोस्तों कैसे निकालोगे सर? परसेंटेज बेकार मतलब परसेंटेज फ्लैकी बराबर पासिंग बटा टोटल गुना 100। कैसे कर देंगे सर? पासिंग बटा टोटल गुना 100। दोस्तों सेम ये टेस्ट हम हाईवे में भी पढ़ते हैं। सेम इस टेस्टों को हम कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? हाईवे मटेरियल में भी पढ़ते हैं। तो हाईवे मटेरियल में भी ये सारे टेस्ट मैंने आपको वहाँ डिक्टेट करे हुए, बताए हुए हैं। सेम टेस्टों को उठाना है एज इट इज वहीं से आपको। वो एक ही बात है, यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था कि आपने इस टेस्ट को किया, एक एक पार्टिकल को निकाला। एक एक पार्टिकल को निकालने के बाद फिर हम किसको चेक करेंगे सर? फिर हम चेक करेंगे फ्लैकी कितना आया। तो आप सबों को जोड़ दोगे, परसेंटेज फ्लैकी आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आपको पार्टिकल्स का फ्लैकी का पता करना है। तो फ्लैकी पार्टिकल्स के लिए आईएस कोड क्या बोलता है सर? फ्लैकी पार्टिकल के लिए बोलता है कोई भी पार्टिकल जिसकी सबसे छोटी डायमेंशन अपने मीन की 3/5 या उससे कम है, तो उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे सर? उस पार्टिकल को फ्लैकी पार्टिकल बोलेंगे। वो पार्टिकल कैसा होगा सर? वो पार्टिकल फ्लैकी पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल को हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज नहीं लेंगे। क्यों सर? ना तो उसकी वर्केबिलिटी अच्छी है और ना ही उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो दोनों ही उसकी प्रॉपर्टी खराब है दोस्तों। इसी कारण हम उस एग्रीगेट को यूज नहीं लेंगे। तो वो एग्रीगेट हमारे कोई भी काम का नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इलोंगेटेड पार्टिकल की। अब दोस्तों इलोंगेटेड पार्टिकल के लिए भी यही काम करना है।
जैसे, लेकिन ध्यान रखना है इलोंगेटेड पार्टिकल्स को चेक हम करेंगे नॉन फ्लैकी पर, मतलब जो फ्लैकी नहीं होगा ना उस पर हमेशा इलोंगेटेड टेस्ट किया जाता है। ये मैंने आपको हाईवे में एज इट इज पढ़ा रखा है। जो पार्टिकल आपका फ्लैकी नहीं है मतलब नॉन फ्लैकी है, हमेशा इलोंगेटेड टेस्ट को उस पर परफॉर्म करोगे। और आईएस कोड इलोंगेटेड के बारे में क्या बोलता है, कोई भी पार्टिकल जिसकी मैक्सिमम डायमेंशन, अब वही एग्जांपल ले लो 12, 2, 1, किसी एग्रीगेट की सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी होती है सर, उसकी लेंथ होती है। तो इसके लिए जो गेज काम मिलेंगे वो लेंथ गेज होगा, ठीक है, या इलोंगेशन इंडेक्स होगा। तो ये क्या बोलता है, किसी भी एग्रीगेट की सबसे बड़ी डायमेंशन अपने मीन डायमेंशन की 9/5 या 1.8 टाइम के बराबर या उससे अधिक हो तो उस एग्रीगेट को दोस्तों इलोंगेटेड एग्रीगेट कहा जाएगा। तो चेक करो, दिया गया एग्रीगेट इलोंगेटेड है, तो फ्लैकी तो था ये, लेकिन इलोंगेटेड इस पे पता नहीं करते, लेकिन मैं एग्जांपल सेम लिया हूं आपके लिए। तो 15 आ गया दोस्तों, ये 15 गुना 9/5, 5 दिया 15, 9 दिया 27, कितना आ गया दोस्तों 27। अब चेक करो, एक मिनट डी मीन निकालना है। 15/3, 15/3 बराबर 5, तो इस 5 का 9/5, तो ये कितना आ गया सर, ये 9 आ गया। अब ये देखो 9 से तो बड़ा है ये, इसका मतलब ये कैसा एग्रीगेट है सर, ये इलोंगेटेड एग्रीगेट है। लेकिन एक एक पार्टिकल का ऐसे इलोंगेटेड नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते सर। तो इसके लिए भाई एक गेज बनाया गया है, ये दिख रहा है आपको, तो इसमें ये स्लोट दिख रहा होगा आपको, इसमें लेंथ है, कैसे आई ये सर, 50 + 40/2, ये आता है 45 का 9/5, तो 5 नाम 45, 9 9 81, तो ये कितनी है mm, 81 mm है। इसका लाइन डायग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये देखो सारे है इसमें, ये फ्लैकी का है, ये इलोंगेटर का है। ये पहला 50 40, इसके लिए सीव सेट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए सीव सेट कितने हैं 7 हैं। कौन कौन से हैं लिखे, 50 40, 40 25, 25 20, 20 16, 16 12.5, 12.5 10 और 10 6.3। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने टेस्ट आपको हाईवे में एज इट इज पढ़ा रखे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालूं, तो भाई दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल लंबा पार्टिकल रुक जाएगा, पतला छोटा पार्टिकल निकल जाएगा। बेकार कौन सा है सर, लंबा पार्टिकल बेकार है। क्यों, आप चेक करो, लंबे पार्टिकल को तोड़ पाओगे आप आराम से, तो ब्रेक हो रहा है ना, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम है, छोटा पार्टिकल नहीं तोड़ पाओगे। तो अब की बार बेकार कौन सा है सर, जो रुक रहा है, जो रुक रहा है वो बेकार है। तो सर मुझे निकालना है परसेंटेज बेकार, मतलब परसेंटेज इलोंगेशन। तो मैं बोलूंगा अब की बार रिटेन बटा टोटल आएगा मेरे दोस्तों, और गुना कर देंगे किससे सर, 100 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल आ जाएगा। अब इसका भी आप आईएस कोड वाला डायग्राम देख सकते हो, ये है आपका आईएस कोड का डायग्राम, ये डायमेंशन वगैरह कम पूछता है। तो हमने पता कर लिया फ्लैकी और इलोंगेटेड, सेम पता जैसे हाईवे में करते हैं, यहाँ पर भी हमने उन्हीं पार्टिकल्स को दोस्तों ऐसे ही पता किया। तो ये फ्लैकी का पता हो जाएगा, इलोंगेटेड का पता हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको पता करना है पार्टिकल एंगुलर है कि नहीं, ऐसे ही किसको पता करना है दोस्तों, पार्टिकल एंगुलर है कि नहीं। तो एंगुलरिटी नंबर भी मैंने आपको उसमें पूरा डिस्कस कर रखा है हाईवे के उस लेक्चर में, सेम लेक्चर में। एंगुलरिटी नंबर आपको पता होना चाहिए कि एंगुलरिटी नंबर क्या बताएगा कि आपका पार्टिकल राउंड है, आपका पार्टिकल राउंड है या एंगुलर है। अगर आपका पार्टिकल ज़्यादा राउंड है तो वो कम एंगुलर होगा। और आपको बता रखा है एंगुलरिटी नंबर के लिए, एंगुलरिटी नंबर के लिए जो रेंज है वो कितनी है सर, 0 से 11। 0 पर कम एंगुलर है, 11 पर ज़्यादा एंगुलर है। और ये वॉइड्स वगैरह सब बता रखे हैं आपको कि कॉम्पैक्टेड तरीके से कॉम्पैक्शन करने पर कितने वॉइड्स आते हैं, 33%। इसमें बस एक एक्स्ट्रा बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपने देखा था हमने एंगुलरिटी नंबर को निकाल लिया था, एंगुलरिटी नंबर को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद हो आपको अगर, कि 67% माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, याद होगा। इससे मैंने एक नंबर निकाला था, उस नंबर को बोलते हैं एंगुलरिटी नंबर, याद है, 67 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, या 67 माइनस 100 गुना WA/C × GA, ये भी एंगुलरिटी नंबर था, एक ही बात है।
अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है मरडोक। उनका नाम क्या है? मरडोक। अब मरडोक ने क्या किया, इस एंगुलरिटी नंबर को, मरडोक ने इस एंगुलरिटी नंबर को निकालने के लिए एक इंडेक्स दिया, जिसे बोलते हैं एंगुलरिटी इंडेक्स। तो दोस्तों मरडोक का एक समीकरण जो कई बार पूछ लेगा, वो समीकरण क्या है? 3FH/20 + 1। इससे आप निकालोगे FA, और इस FA को बोलोगे एंगुलरिटी इंडेक्स। इस FA को क्या बोलोगे सर? एंगुलरिटी इंडेक्स। तो वैसे तो अभी तक एंगुलरिटी नंबर पर रिसर्च चल रही है, इसको निकालने का दोस्तों कोई एग्जैक्ट तरीका है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इस एंगुलरिटी नंबर, एक तो ये हमारे पास एंगुलरिटी इंडेक्स हो गया, जिसमें ये FH कहलाता है एंगुलरिटी नंबर, इसका यूज करके मैंने एक इंडेक्स निकाला। ये इंडेक्स एग्रीगेट की एंगुलरिटी के बारे में बताएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास कंक्रीट में यूज किए जाने वाले दोस्तों कौन कौन से एग्रीगेट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने जो एग्रीगेट की इसमें पढ़ी थी दोस्तों, वो कौन सी है? उसकी शेप का पता करने का। तो शेप का तो मैंने पता कर दिया कि राउंडेड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट। अब हम दोस्तों इसकी दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है टेक्सचर एग्रीगेट की, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। ध्यान रखना, एग्रीगेट की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कंक्रीट की दो प्रॉपर्टीज के लिए। कंक्रीट की दो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए सर? कंक्रीट की जो दो प्रॉपर्टी थी मेरे दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी थी इसकी वर्केबिलिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेंथ। तो इन दोनों को हम कंप्लीट कर रहे थे। अब टेक्सचर का मतलब क्या है? किसी भी एग्रीगेट की टेक्सचर आपको क्या बताएगी सर? किसी भी एग्रीगेट की टेक्सचर मुझे ये बताएगी कि उसका कितना परसेंटेज ऑफ एरिया, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया, उसका कितना कितना रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया रफ है और कितना स्मूथ है। किसी भी एग्रीगेट की टेक्सचर मुझे क्या बताएगी सर? उसका रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया कितना रफ है और कितना स्मूथ है। अब रफ है स्मूथ है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, शेप मैं सेम ले रहा हूँ, कंपेयर करूंगा तो बेस बराबर करके करूंगा। ये तो मैंने मान लिया रफ एग्रीगेट, ये मैंने कौन सा मान लिया? रफ, और ये मैंने मान लिया स्मूथ। किसी भी एग्रीगेट की टेक्सचर क्या बताएगी सर? टेक्सचर डायरेक्टली उसको इंडिकेट करेगी कि आपका एग्रीगेट कितना कितना परसेंटेज ऑफ एरिया, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ एरिया, कितना रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया रफ है और कितना स्मूथ है। अब दोनों की शेप सेम रख के मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है सर, स्मूथ और रफ। अब जर्नल, अब मैं देखूं कि अगर मेरा एग्रीगेट स्मूथ है, अगर मेरा एग्रीगेट स्मूथ है तो सर उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, इस वाले का सर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इस वाले का सरफेस एरिया कम है, और मेरे दोस्तों सीमेंट का पेस्ट तो उतना ही है सर, सीमेंट का पेस्ट उतना ही है, सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब यहाँ पर लुब्रिकेशन ज़्यादा होना है सर। लुब्रिकेशन ज़्यादा हो गया तो बताओ मेरे भाई, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे भी स्मूथ एग्रीगेट को हिंदी में बोलते हैं चिकना, और चिकने की तो वर्केबिलिटी ज़्यादा ही होगी। ये ट्रिक है याद करने की। तो अगर एग्रीगेट स्मूथ है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर सर एग्रीगेट स्मूथ है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब सर सीमेंट पेस्ट तो उतना ही था, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब कम सरफेस एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा तो सर लुब्रिकेशन तो ज़्यादा होगा, लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा तो सर फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सर फ्रिक्शन एक बार कम हो गया तो काम करने में आसानी बढ़ जाएगी। तो इसकी वर्केबिलिटी तो सर निकल गई ज़्यादा। अब इसकी बात करता हूँ, इसका सर सरफेस एरिया ज़्यादा, सीमेंट का पेस्ट तो सर उतना ही फिक्स कर रखा है आपने, तो ज़्यादा एरिया पर जब उतना पेस्ट लुब्रिकेशन करेगा तो लुब्रिकेशन ऑब्वियसली बात है कम पड़ जाएगा, जिससे फ्रिक्शन भारी पड़ जाएगा और सर काम करने में दुविधा हो जाएगी, मतलब वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक बात और समझ में आई, अगर आपका एग्रीगेट रफ है तो दोस्तों उस रफ एग्रीगेट की वर्केबिलिटी क्या होगी सर? उस रफ एग्रीगेट की वर्केबिलिटी तो कम होगी। आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं, स्मूथ है, स्मूथ है, वैसे भी कॉन्टैक्ट एरिया कम है या रफनेस कम है, रफनेस कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंटर पार्टिकल लॉकिंग भी कम होगी, कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा थी लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। अगर रफ है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल लॉकिंग बढ़िया होगी, बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनेगा,
इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने दो पैरामीटर आपको डिक्टेट किए। पहला पैरामीटर आपका कौन सा था सर? पहला पैरामीटर मेरा था कि वो स्मूथ है, दूसरा पैरामीटर था रफ है। तो स्मूथ एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा है परंतु स्ट्रेंथ कम है, और अगर आपका एग्रीगेट रफ है तो रफ एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वर्केबिलिटी सर कम होती है। अगर मैं कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट यूज करूँगा रफ, तो आप बोलोगे सर रफ एग्रीगेट यूज करोगे तो रफ एग्रीगेट की स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है परंतु वर्केबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने एग्रीगेट की प्रॉपर्टी से कंक्रीट की दो प्रॉपर्टी को आपको डिस्कस किया है। इसके अलावा दोस्तों कंक्रीट की n नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।